हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स लॉ को। तो अगर हम बात करें केपलर्स लॉ किस चीज को समझाता है, तो केपलर्स लॉ हमारा बेसिकली प्लैनेटरी मोशन को समझाता है। ठीक है, तो प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना। और बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने मॉडल्स को दिए प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने में। तो उनमें से कुछ मॉडल्स को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो मॉडल था दैट इज जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज आर्यभट्टा कंट्रीब्यूशन। Aryabhata's contribution. And now the third one is heliocentric model. Heliocentric model. Okay, now the contribution of Tycho Brahe and Kepler। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली 4 मॉडल्स हैं जिसमें इन लोगों ने बताया कि जो हमारे प्लैनेट्स का मोशन होता है वो किस तरीके से होता है। जो जियोसेंट्रिक मॉडल है इसको दिया था 100 एडी पहले टोलोमी नाम के शख्स ने। ओके, टोलमी या एनीथिंग वी कैन से, टोलमी ने इसको अपनी बुक में मेंशन किया था जियोसेंट्रिक मॉडल को। तो जियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो अर्थ रहता है, अर्थ रिमेन्स स्टेशनरी, अर्थ स्टेशनरी रहता है एंड ऑल प्लैनेट्स एंड सन रिवॉल्व अराउंड द स्टेशनरी अर्थ। ये हमारे पास जियोसेंट्रिक मॉडल था। और आर्यभट्टा का कंट्रीब्यूशन ये था कि आर्यभट्टा ने प्लैनेट्स के मोशन या प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि जो हमारा सन है, सन के अराउंड ऑल प्लैनेट्स मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? सन के अराउंड ऑल प्लैनेट्स मूव करते हैं, यानी ऑल प्लैनेट्स revolves around the sun। ठीक है, इन्हें बताया था कि सन के चारों ऑल प्लैनेट्स मूव करते हैं। और साथ ही उन्होंने सोलर एक्लिप्स और ल्यूनार एक्लिप्स और डे एंड नाइट फॉर्मेशन, इन सभी चीजों को आर्यभट्टा ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नाउ द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी इसी तरीके से था जैसा आर्यभट्टा का कंट्रीब्यूशन था, है ना। आर्यभट्टा ने जो चीज बताई थी कि हमारा जो सन है, सन के चारों ओर ऑल प्लैनेट्स, है ना। सन, अगर हमारे पास ये है सन, दिस इज अ सन। ओके, सन के चारों ओर जो ऑल प्लैनेट्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो प्लैनेट्स, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं इसको, इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइको ब्राहे और केपलर का कंट्रीब्यूशन प्लैनेटरी मोशन में। तो प्लैनेटरी मोशन में इनका बहुत बड़ा रोल है और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल या इनकी थ्योरीज थी। ठीक है, जो इन्होंने बताया, अभी तक सब चीजें इनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, सो टाइको ब्राहे एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने इन एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी की, है ना। तो और इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए, है ना। ऑब्जर्वेशंस किया और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को मैथमेटिकली किसने एस्टैब्लिश किया? केपलर ने एस्टैब्लिश किया। और केपलर्स मैथमेटिशियन, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। और टाइको ब्राहे थोड़ा मतलब मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने एक पर्सन को हायर किया इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ टाइको ब्राहे, केपलर्स ने अपने 3 लॉज दिए जो कि किसके ऑब्जर्वेशंस पर थे? टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड थे। तो केपलर्स ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो वो 3 लॉज हमारे पास इस तरीके से हैं
द फर्स्ट लॉ जो हमारे पास कहलाएगा दैट इज इलिप्टिकल लॉ ऑफ इलिप्टिकल orbit. Okay, now the second one is law of area, है ना, इसको कहते हैं law of area. This is law of elliptical orbit. And third one is हार्मोनिक लॉ. ठीक है, तो वन बाय वन इन लॉज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट वन लॉ दैट इज लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, ईच प्लैनेट, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि ईच प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, अराउंड द सन एंड यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, द सन बीइंग at one of the foci. ठीक है, दैट मीन्स कि लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट हमसे कहता है कि ईच प्लैनेट मूव्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन बीइंग वन ऑफ द फोकाई, है ना. दैट मीन्स कि हमारे पास एक इलिप्टिकल पाथ इस तरीके से दिखता है स्टूडेंट. दिस इज इलिप्स. ओके, सो इलिप्स की बात कर रहे हैं तो इलिप्स में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं. एक होता है सेमी मेजर एक्सिस और एक होता है सेमी माइनर एक्सिस. सो दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस. ओके, और दिस इज सेमी माइनर एक्सिस. ओके, और इसमें इसके दो फोकाई होते हैं. सो फोकाई, दिस इज F1 एंड F2. ठीक है, ये एक इलिप्स के फोकाई होते हैं और जो हमारा सन है वो वन ऑफ द फोकाई में प्रेजेंट होता है. ये हमारे पास लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट जो कि ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइको ब्राहे एंड मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय Kepler's. Okay, now the second one is law of area. So according to law of area, the radius vector of any planet, the radius vector of any planet relative to sun sweeps out equal area in equal interval of time. Equal interval of time. That is, aerial velocity remains constant. एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. सो थर्ड वन लॉ है हमारे पास हार्मोनिक लॉ. पहले इसको समझ लेते हैं बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा. सो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक प्लैनेट है इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है, चलो हम दोबारा इसको बना देते हैं, यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, ये बना हुआ है हमारे पास, इसको हटा लेते हैं. सो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सन है उस इस फोकाई पर प्रेजेंट है. ठीक है, दैट मीन्स इनिशियली अगर हमारे पास प्लैनेट्स यहाँ पर है और आफ्टर द टाइम डेल्टा टी वो उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर पहुँच जाती है. सो अब उसने अगर हम उससे पूछें कि इसका रेडियस वेक्टर हमारे पास ये है, दिस इज रेडियस वेक्टर ऑफ प्लैनेट इनिशियल कंडीशन में, और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, है ना, डेल्टा आर डिस्प्लेस होने के बाद उसकी जो नई पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट वो हमारे पास आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर बन जाती है. सो यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर हमारा किस तरीके से चेंज हुआ, आर से आर प्लस डेल्टा आर हो गया. सो इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक एरिया फॉर्म होगा. ठीक है, इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक क्या फॉर्म हुआ, एरिया फॉर्म हुआ. तो ये जो एरिया है ना स्टूडेंट, ये इन अ टाइम डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम में जो हमारा रेडियस वेक्टर आर से आर प्लस डेल्टा आर हो गया
और इस प्लेनेट ने कितना एरिया कवर किया, जिसको हम ये डेल्टा ए कहेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड डेल्टा ए एरिया। ओके, सेम सेम चीज क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेम टाइम इंटरवल में, अगर मैं बात करूँ सेम टाइम इंटरवल में कहीं और पर भी ले लूँ, सपोज दैट प्लैनेट्स यहाँ से यहाँ मूव कर गया सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है। अगर प्लैनेट को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग गया डेल्टा टी, तो प्लैनेट को अगर सेम इंटरवल में डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ही इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाना है, सो इस टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया क्या करेगा, स्वेप्ट करेगा। यानी दैट मीन्स कि अगर प्लैनेट इस पोजीशन से, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, तो इन डेल्टा टी टाइम में वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन आने में जितना वो एरिया कवर करेगा, सेम एरिया सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो थ्री पोजीशन से फोर्थ पोजीशन में आने में भी कवर करेगा। दैट मीन्स कि जो हमारा एरियल वेलोसिटी है, तो उसको एरियल वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा ए वेक्टर बाई डेल्टा टी। दिस रिप्रेजेंट एरियल वेलोसिटी, दिस रिप्रेजेंट एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी फॉर द प्लैनेटरी मोशन, जब हमारा प्लैनेट अर्थ के चारों ओर, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारा जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, उस केस में एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो यहाँ से इसका वैल्यू आता है L/2m, L/2m, ठीक है। ये L हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इस लॉ ऑफ एरिया को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम हार्मोनिक लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ revolution of any planet around the sun is proportional to cube of the semi-major axis of elliptical planet, ठीक है। सो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल प्लैनेट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि अगर हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं एक इलिप्टिकल पाथ बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं इलिप्टिकल पाथ, तो ये दिस इज अ इलिप्टिकल पाथ। तो इलिप्टिकल पाथ में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं स्टूडेंट, एक होती है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और एक होती है सेमी माइनर एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय बी, एंड the semi major axis which is represented by small a, ठीक है। so this is semi major axis। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पार्ट इज t, तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस a है, तो हम यहाँ पर a क्यूब लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक लॉ, है ना। दिस इज कैल्कुलस हार्मोनिक लॉ। ओके, सो यहाँ से हमने तीनों लॉज को समझा दिया है, उनका मैथमेटिकली किस तरीके से इनको प्रूव करेंगे, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ इस लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट को हम एक नए लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, यानी इसका प्रूफ हम एक नए लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ एरिया इन हार्मोनिक लॉ को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कह रहा हमारे पास दिस इज डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, एरियल वेलोसिटी कहते हैं इसको, और दिस इज कॉल्ड एल वेक्टर डिवाइड बाई 2m।
इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। So first of all we will discuss the proof of Newton's second law. Okay, फर्स्ट लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको हम अलग से एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और लेंथी भी है, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम इस न्यूटन सेकेंड लॉ को प्रूफ करेंगे। सो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एरिया वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। जो हमारा रेडियस वेक्टर है प्लैनेट्स को सन से मिलाने वाली जो लाइन है उसी को हम रेडियस वेक्टर कहते हैं, है ना। हम कहते हैं कि एक सन हमारे पास सन के चारों ओर जो प्लैनेट होते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। सो हम यहाँ पर एक कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दैट इनिशियली हमारे पास जो प्लैनेट की पोजीशन है वो सन से जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। सो आफ्टर अ डेल्टा टी टाइम हमारा जो प्लैनेट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर इस तरीके से चेंज हो जाता है, आर वेक्टर से प्लस डेल्टा आर वेक्टर आफ्टर डिस्प्लेसिंग। अब ये समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट, अगर हमारे पास डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुआ इन अ टाइम डेल्टा टी, सो जो नया पोजीशन वेक्टर है वो नया पोजीशन वेक्टर इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। सो यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सभी को पता है किस तरीके से एरिया फाइंड आउट किया जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप वेक्टर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने इन सभी चीजों को यानी वेक्टर अलजेब्रा में सभी चीजें समझाई हैं कि कैसे हम एक वेक्टर अगर हमें गिवन है, सपोज दैट ए वेक्टर गिवन है और एक हमें सपोज दैट ये बी वेक्टर गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये सपोज दैट सी वेक्टर है। ओके, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तीन वेक्टर से फॉर्म होने वाला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस तरीके से लिखते हैं, हाफ ऑफ किस तरीके से लिखेंगे, दिस इज ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सो दिस गिव्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। इट इज क्लियर। सो हम एरिया को कैसे लिखने वाले हैं, एरिया को हम इन दोनों वेक्टर्स एरिया वेक्टर है ना, सो हम यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई नहीं करेंगे, हम इन शॉर्ट यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हाफ करेंगे और ए क्रॉस बी को लिखेंगे, ठीक है। वहां पर एक्सप्लेन किया होगा अगर सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरीके से गिवन है ए क्रॉस बी, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कहीं पर एक्सप्लेन किया होगा, है ना, उसको देख लेना आप। सो अगर हम एक ए क्रॉस बी करें, सो ए क्रॉस बी क्या देगा हमको, ए क्रॉस बी देगा हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बट इसका जस्ट अगर हम हाफ करेंगे, इसका जस्ट हाफ अगर हम किए यानी बी वेक्टर हमने ये कंसिडर कर लिया, सो इस पैरेललोग्राम का हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास जो कि हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इसी चीज को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं और अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सिमिलर वे में हमारे पास एक वेक्टर आर वेक्टर है और सेकंड वेक्टर है हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर। सो यहाँ से हम किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे दिस इज हाफ ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ वेक्टर भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे अगर, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पर हम ट्रायंगल लिखेंगे, क्लियर है इतना। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड
बाई डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा। सो डेल्टा ए एज इट इज रहेगा और इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। सो हाफ है ना। सो आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर जो हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मतलब इसके आर वेक्टर के डिवाइड में नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्टली हम डेल्टा आर के टर्म में लिख लेते हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा। सो इसके बाद एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। सो डेल्टा ए वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, सो हाफ तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है, और आर वेक्टर भी एज इट इज रहेगा। और बात आती है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। अगर हम एक काम करें यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दें तो m इंटू वी बन जाएगा। सो m इंटू वी, एक तरीके से हमने m एक्स्ट्रा लिखा है ना, इस m को बैलेंस करने के लिए हमें m से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लो हमने m से डिवाइड भी कर दिए, एक स्टेप और हो गया। सो अगले स्टेप में हमारे पास सिंस यहाँ पर कुछ चीजों को लिख लेना आप, है ना, कुछ चीजें कैसे लिखोगे आप, एक चीज लिखोगे जैसे हमारे पास डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर है। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2m और r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ओके। सो हमारे पास p वेक्टर कैसे लिखें, तो p वेक्टर जो होता है दिस इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ओके। सो यहां से हमारे पास डेल्टा a वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t, सो r क्रॉस p। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, तो इसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, ये आप समझना, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो r क्रॉस p को क्या लिख सकते हैं, दिस इज l वेक्टर डिवाइड बाय 2m, ठीक है, दिस इज dA बाई dt, है ना, दिस इज, इसको हम कहेंगे क्या, एरियल वेलोसिटी। सो यहाँ से कुछ चीजें हम यहाँ पर, और ये तो हमारे पास एक बहुत ह्यूज चेंज हो सकता है, डेल्टा ए चेंज इन हमारे पास एरिया वेक्टर। अगर हम इसकी इस टाइम इंटरवल को और छोटा कर दें, if डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, अगर बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा तो उस केस में हमारे पास हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, है ना, तो लिमिट डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिख लेंगे, ओके। सो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास l वेक्टर डिवाइड बाय 2m। सो इस केस में हमारे पास जो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी टर्म है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, सॉरी, जो डेल्टा टर्म था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डी टर्म में, तो हम यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट डी ए बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू l वेक्टर डिवाइड बाई 2m। अब इसके बाद स्टूडेंट आपको आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे पास l वेक्टर बाई 2m, क्या l कैसे हमारे पास कांस्टेंट हुआ, है ना। l को अगर हमें प्रूफ करना है कि l हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट रहता है जब हमारा प्लेनेट किसी सन के अराउंड मूव करता है इन इलिप्टिकल पाथ। तो इसको देखो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो प्लेनेट मूव कर रहा होता है ना, ये सन के अराउंड, ये एक सेंट्रल फोर्स मोशन होता है, ठीक है, एक सेंट्रल फोर्स होता है, और सेंट्रल फोर्स के केस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है स्टूडेंट, वो कंजर्व रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये हमारे पास सिस्टम पूरा एक कांस्टेंट मतलब सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है, तो उस केस में हमारे पास एल क्या रहेगा, उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है एल बाई 2m, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वेक्टर, है ना, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी एरियल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ से हमने ये चीजें प्रूफ कर दी, ठीक है, एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए, आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो इसके बाद स्टूडेंट हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी प्रूफ करेंगे, जिसको हम हार्मोनिक लॉ कहते हैं, ठीक है। सो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक लॉ, ठीक है, प्रूफ ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ।
यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको हार्मोनिक लॉ। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो ये जो हम प्रूफ करने वाले हैं स्टूडेंट, ये कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है प्रूफ करने का। इसके अलावा भी एक तरीका होता है जिसको हम कल न्यूटन्स जब फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, तब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक और तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, व्हाइल ऑर्बिट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, अब क्या होगा, आप लोगों को पता है ना कि अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कुछ देर के लिए कि जो हमारे पास जो सन है, सन के चारों ओर जो प्लेनेट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना। तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स काम करता है ना। और वो सेंटर की ओर फोर्स काम जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रिपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, mv² डिवाइड बाई आर। और यहां पर हम ये कंसिडर करेंगे जो हमें मास है, ये मास ऑफ द प्लेनेट है, और ये कैपिटल हम मास ऑफ द सन कह सकते हैं। ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, है ना। अभी हम इस वेलोसिटी को टाइम पीरियड के टर्म्स में चेंज कर देंगे। किस तरीके से चेंज करते हैं उसको हम अभी सीखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी बस आप इतना ही देखिए। अब देखिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर दो मासिव ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल force between earth mass and between earth and sun। तो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। इन होल एक्सप्रेशन को अगर हम देखें इन बैलेंस कंडीशन में, हमारे पास दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन बैलेंस कंडीशन तो हम क्या कहेंगे, दोनों को हम इक्वल कर देंगे, mv² डिवाइड बाई r। दिस इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल N स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहां से हमारे पास स्टूडेंट जो भी चीजें कैंसिल आउट होनी है उसको कैंसिल कर लेते हैं, है ना। यहां से ये पावर कैंसिल आउट। हम क्या करने वाले हैं, यहां से इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को चेंज करने वाले हैं। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को चेंज कैसे करेंगे उसको देखिए, v² डिवाइड बाई कुछ नहीं है ना, v² एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r, बस। और यहाँ से देखिए, सिंस हमारे पास एक टर्म होता है दैट इज v और ओमेगा में रिलेशन, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, या इस तरीके से याद रखना, v और लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहां पर रख लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा, एक्सप्रेशन कैसे आएगा, यहां से v² एज इट इज, चलो हम v के प्लेस पर r ओमेगा रख लेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर, दिस इज कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r, दिस इज r स्क्वायर, है ना, और ओमेगा स्क्वायर, और यहां से लिखेंगे हम कैपिटल G M डिवाइड बाई r। क्लियर है स्टूडेंट। हमारे पास इसको यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, और साथ ही हम एक चीज और रख देते हैं। ठीक है, किस तरीके से रखने वाले हैं, दिस इज r³ और ओमेगा के प्लेस पर 2π/t रखेंगे, और दिस इज होल स्क्वायर, और इसको रखने वाले हैं कैपिटल G कैपिटल M। हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो ओमेगा है, ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के टर्म में लिखा है। ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन ये होता है, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन। क्लियर है।
सो यहाँ से हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, दिस इज आर क्यूब, ठीक है, दिस इज 4 पाई स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम। तो इसके बाद मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ इस एक्सप्रेशन को। सो एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखने के बाद मैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो मैं इस एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखने वाला हूँ 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इंटू आर क्यूब। इतना आपको दिख रहा होगा, ये 4 हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी हमारे पास कांस्टेंट है, और एम मास ऑफ द सन ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। सो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होल टर्म एक कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। सो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। और हम इन इलिप्स के केस में इसको सेमी मेजर एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। सो ये एक अप्रोप्रिएट हमारा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। इसको हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर करते हुए ये सभी एक्सप्रेशन को प्रूव किया है, हार्मोनिक लॉ को। लेकिन आने वाले लेक्चर में हम इसको विद द हेल्प ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसिडर करते हुए भी प्रूव करेंगे। क्लियर है इतना? ओके। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही है।